नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में अलग अलग बातें हो रही हैं अभी, और जो हम आज चर्चा के विषय पर बैठे हुए हैं, इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि कोरोना काल, लॉकडाउन कोरोना की वजह से हुआ, और अब चूँकि इसी समय पिछले साल भी लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और लोगों की ज़िंदगी थम सी गई थी। चूँकि अब फिर से एक बार कोरोना डराना शुरू कर दिया है, तो इस पे सरकार अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। तो हमारे साथ इस पूरे संवाद में बनने के लिए मौजूद हैं आलोक आजाद जी और साथ में है चंद्रशेखर पटेल जी। तो हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। क्या लगता है आलोक जी, अगर जिस तरह से हालात बने थे और अब जो फिर से कोरोना डराने लगा है, तो क्या सरकार को लॉकडाउन फिर से लगा देना चाहिए? बिल्कुल। बिहार में हालांकि कोरोना का भी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है बनिस्बत मुंबई, पंजाब वगैरह के। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुंबई के कुछ इलाकों में तो लॉकडाउन हुआ है, पंजाब के भी कुछ इलाकों में है, एमपी वगैरह में भी है। उसके हिसाब से बिहार में नहीं है, हालांकि पहले से ज्यादा रेशियो बढ़ गया है। अब अपने पटना में भी कोरोना का इफेक्ट होने लगा है। कल भी हम लोगों ने सुना कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं। हालांकि उसको देखते हुए बिहार सरकार ने मीटिंग भी किया है। स्कूलों को तो अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन होली मिलन समारोह में सरकार ने रोक लगाया है। इसका अर्थ है कि सरकार नहीं चाहती कि भीड़ भाड़ जगह जगह पर लगे। तो भीड़ भाड़ से बचाव करने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो नहीं दिख रहा है। इस पर आपका क्या कहना है पटेल जी? चूँकि सरकार ये जो अभी जो गाइडलाइन जारी किया गया कि मतलब कहीं पर भी भीड़ होली मिलन समारोह नहीं होगा, इसमें स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना गाइडलाइन जारी किया है कि जहाँ पे भीड़ नहीं लगे, होली मिलन समारोह नहीं होगा, ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया है। तो आपका क्या कहना है इस पर कि चूँकि लॉकडाउन फिर से लगाना चाहिए या जो यथावस्थ स्थिति है उसी को रहने देना चाहिए? लॉकडाउन तो अभी बिहार में लगने के लायक नहीं है। जो स्थिति है इसी स्थिति में रहने देना चाहिए। इसके पहले भी बिहार की स्थिति जो था बहुत बदतर नहीं था अदर स्टेट के मुकाबले। और आज तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो होली मिलन पे रोक लगा है, इस पे रोक पे अमल होना चाहिए, जो बिहार सरकार में अमल नहीं हो रहा है। वन साइडेड गृह मंत्रालय या बिहार सरकार जो भी आदेश जारी कर रहा है, उसका कंप्लायंस इनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अफसरशाही है इनके राज्य में, कंप्लायंस नहीं हो रहा है। अफसर की मनमानी चल रहा है, जिसको चाहो उसको जो करना है करो, लेकिन जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। सिर्फ यहाँ से आदेश निकाल देने से कंप्लायंस नहीं होगा, उस पर अमल कैसे हो ये डायरेक्शन हर डीएम को मिलना चाहिए, हर एसपी को मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जितने भी जिला के डीएम हैं उनको आदेश भी दिया है कि इस गाइडलाइन का पालन किया जाए। तो आप इस कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया उसका पालन नहीं हो रहा है? सरकार जो है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का आदेश कोई इनका अफसर नहीं मानता है। इसलिए कि बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार के इशारे पर आईएएस आईपीएस कार्य कर रहे हैं। जो केंद्र का डायरेक्शन होगा उसको मानेंगे, बिहार के डायरेक्शन नहीं मानेंगे। बिहार के आईएएस आईपीएस अगर मानते तो उस पर कार्रवाई होता। यही कारण है कि बिहार में आज शराब की भी खुलेआम बिक्री हो रही है। थाने से लेकर के एसपी, डीएम, मंत्री सबको शेयर जा रहा है, यहाँ तक कि सरकार को शेयर जा रहा है। नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ है कि कोरोना जिस स्तर से फिर से एक बार डराना शुरू किया है, तो उस पर क्या लॉकडाउन फिर से जरूरी है? या नीतीश कुमार ने जो गाइडलाइन दिया है कि होली मिलन समारोह नहीं हो, क्या ये जरूरी था? होली मिलन समारोह तो नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक लॉकडाउन लगाने की सवाल है, वो स्थिति नहीं है कि बिहार में लॉकडाउन लगे। एक और सवाल है आलोक जी, अब हम आपके पास आते हैं कि इसमें चूंकि जिस तरह से लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, तो हालांकि सरकार ने इस पर आज खुलासा किया है। नीतीश कुमार ने बोला है कि स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं किया जाएगा। बहुत दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। तो क्या लगता है कि अगर पब्लिक गैदरिंग
जहाँ पे भीड़ हो लोगों का, और ऐसे सिचुएशन को बंद किया गया, होली मिलन समारोह जैसे चीज़ों को स्थगित किया गया, तो स्कूल कॉलेज नहीं बंद करने से क्या लाभ होगा? बिल्कुल, अभी कोरोना का उतना इफेक्ट नहीं है, इस कारण सरकार ने स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। कारण है कि पिछले लगभग 1 साल से स्कूल बंद रहे हैं, कॉलेज बंद रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। या यूं कहे कि बच्चों ने 1.5 साल 1 साल में पढ़ाई की ही नहीं है, तो मजबूरी भी है कि स्कूल को खोलना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद बंद होने का मतलब है कि बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा। तो सरकार अपने हिसाब से सही फैसले ले रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार निर्णय लेती है, आम जनता उसका पालन नहीं करता है। हम और आप जब मार्केट में निकलते हैं, चौक चौराहे पर देखिए, कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोई सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, भीड़ वैसे ही है। सरकार कहती है कि कम से कम लोग ऑटो पे बढ़े, या ऑटो वाले भी भर भर के बैठाते हैं, लोग भी बैठने को तैयार हैं। आज की एक घटना मैं बताता हूँ। अभी फिल्म एक्ट्रेस काजल राघवानी और अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव वगैरह आए हुए थे, इतनी भीड़ हो गई कि उनको भागना पड़ा। तो एक तरफ होली मिलन समारोह पे सरकार ने रोक लगाया हुआ है, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े एक्टर सरकार के निर्णय को तोड़ रहे हैं, सरकार का इसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता में ही ज्यादा गड़बड़ी है इस मामले में, क्योंकि जान हमारा है, प्राण हमारा है, इसकी रक्षा करना सरकार से ज्यादा हमारा खुद का दायित्व है, और जिसको हम लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार को इन एक्टर और एक्ट्रेस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और लोगों में अच्छा संदेश जाए इसका। पटेल जी, ये जो अभी गाइडलाइन बना कि होली में भीड़ नहीं लगाई जाएगी, होली मिलन समारोह रद्द हो जाएगा, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइन को भी ताखे पर रखकर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार के आदेश का कंप्लायंस तो हो ही नहीं रहा, ये तो पहले ही हम बता रहे हैं। सरकार का आदेश का बिहार में पालन नहीं हो रहा है। इनका पालन जिसकी को जवाबदेही दिया गया है, जिस भी अधिकारी को जवाबदेही दिया गया है, वही खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मास्क लगाना चाहिए डीएम को, एसपी को, इन लोग को देखिए जहां भी जाते हैं, स्टेशन पे जाइए, टीटी महोदय ऐसे घूम रहे हैं, मेडिकल स्टाफ भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहाँ पे जो स्टेशन के जो भी कर्मचारी है, उनका भी वही हाल है। हाजीपुर में 2 दिन पहले कैंप लगा, सारा चीज हुआ। जब मीडिया कर्मी गए वहां, तो सारे लोग उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिसका फोटो भी आया है, सारे चीज है उसमें। मीडिया के डर से जब मीडिया कुछ पूछता है तो फटाफट लगाने लगते हैं, जब मीडिया वहां से हटा फिर खोल करके निकाल के फेंक देते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कोरोना का डर अब बिल्कुल खत्म हो गया है, और लोग भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, और सरकार जो गाइडलाइन दे रही है वो भी अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। एक और मुद्दा है जिसमें हम लोग लगातार इस तरह की मुद्दा को उठाते आए हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि जिस तरह से पटेल जी ने कहा कि सरकार के जो ऑफिसर्स हैं या फिर उनके जो अधिकारी हैं, वो उनके आदेश के बावजूद भी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी बनता है कि कल्याण विभाग को आदेश दिया गया था और नीतीश कुमार ने घोषणा किया था, चूँकि नीतीश कुमार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो ग्रेजुएशन करती है बच्चियां, उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल रही है जहां पर बहुत सारी बच्चियों के पैसे जो है उनके अकाउंट में अब तक नहीं पहुंचा, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी। तो इस पर क्या आपका कहना होगा पटेल जी? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में टाइम फीस है। ये अफसर की अफसरशाही के कारण मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि जो भी ग्रेजुएट स्नातक पास छात्राएं हैं, उनको 25,000 रुपया उनके खाते में जाएगा, और इसके लिए उन्होंने फंड भी आवंटित कर दिया। लेकिन आखिर वो फंड गया कहाँ? किसी भी छात्रा के अकाउंट में पैसा अभी तक आज के डेट तक नहीं गया है। 16,300 कुछ छात्रा के अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं गया है। उसके लिए जबकि फंड वो जारी कर चुके हैं, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? अब इसके लिए जवाबदेह कौन है? ये तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, उनका घोषणा है तो मुख्यमंत्री को इस पे कंप्लेंट कराना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी घोषणा किया
कि अभी 2000 में जो पास करेंगे ग्रेजुएशन, उनको 50,000 रुपया मिलेगा, उनको भी आवेदन करने की। लेकिन कल्याण विभाग का जो पोर्टल है वो खुलता ही नहीं है, तो अप्लाई कैसे करेंगे छात्राएं? वो भी तो वंचित हो रहे हैं। 25 तो मिला ही नहीं, अब 50 का अप्लाई नहीं हो रहा। आलोक जी, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना होगा? चूंकि पटेल जी ये कह रहे हैं कि योजनाएं बनी, पैसे भी आवंटित हुए, लेकिन जो छात्राएं हैं उनके अकाउंट तक नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, ऐसा बराबर होता ही है। योजनाएं बनती है, कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है, किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। सरकार का नया नया निर्णय है इस मामले में। मुझे लगता है कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करके सभी लोगों के अकाउंट में पैसा भेजने का काम करे, ताकि जो सरकार मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा को अमल में लाया जा सके। ये जो योजना थी वो मैं आपको बता दूं कि कन्या उत्थान योजना, जिसमें ये कहा गया कि 2 माह के बच्ची से लेकर के उसके शादी तक अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। और इसमें ही एक ये वो योजना था कि उनको स्कूल कॉलेज से पास आउट जब होते, ग्रेजुएट होती हैं बच्चियां, उसको ये चीज़ दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें लेकर के ये कहा जाता है। एक मेरे पास एक ऐसी चीज़ें भी आई है कि एक योजना का जब इन्होंने शुभारंभ किया था, जिसके तहत कक्षा 6 से 8 तक ये जो योजनाएं हैं, इसमें 2,000 रुपये जन्म पर भी मिलता था। उसके बाद फिर 1,000 रुपया 1 वर्ष पूरा होने पर बच्चियों को दिया जाता था। 2,000 रुपये जो दिए वो 2 साल पूरा होने पर टीकाकरण के बाद। उसके बाद 600 प्रति वर्ष 1 क्लास से लेके 2 क्लास तक की बच्चियों को पोशाक के लिए दिया जाता था। तीसरा स्टेज था इसमें कि 700 रुपये 3 क्लास से लेके 5 क्लास तक के बच्चियों को ये पोशाक के लिए दिया जाता था। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं तो 1,000 रुपये 6 से 8 क्लास के बच्चियों को दिया जाता था ये पोशाक के लिए। 1,500 रुपया 9वीं से 12वीं के बच्चियों को दिया गया, और 25,000 रुपया जो है वो इंटरमीडिएट में पास होने के बाद दिया जाता था। और साथ में 50,000 रुपया जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं बच्चियाँ जो पास होती हैं उनको दिया जाता था। लेकिन और इसके अलावा भी एक और चीज़ें हैं कि 7 से 12 क्लास की बच्चियों को 300 रुपये प्रति वर्ष सैनिटरी नैपकिन के लिए दिया जाता था। तो ये योजना जो था वो इस तरह था। और इस योजना में सरकार ने ये कहा कि ये सारे योजनाएं जो है वो बच्चियों के घर तक पहुंच रहे हैं, उनके अकाउंट्स में ये बैलेंस जा रही है। तो चूक कहाँ पर हो रही है पटेल जी? चूक नियत में, विभाग के नियत इतना खराब है बिहार का, बिहार के अधिकारियों का, जिसका कुछ पैसा वो समझता है जो उनके खाते में आ गया, पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया, लेकिन वो अपने अकाउंट में उसको निकाल लेते हैं लोग। और ये इसका कैसे कार्य होता है? जैसे आपने कहा कि अपने अकाउंट में निकाल लिया जाता है, कैसे इसको अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, जबकि उनको अलग अलग प्रत्येक छात्रा के खाते में अलग पैसा निकासी करने के बाद ही भेजना है उनको। तो पैसा ही निकाल लेते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं 2, 4, 6 महीना, साल भर, उससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं। और उसके बाद जब मर्जी आया तो 10 के अकाउंट में भेज दिया, कभी किसी के 5 के अकाउंट में भेज दिया। लेकिन ये एक मुश्त भेजना है, क्यों नहीं भेज रहे हैं अभी तक की? आलोक जी, आपका क्या कहना है इस पे कि जो योजनाएं हैं ये जन्म से लेके और उनके ग्रेजुएट होने तक ये जो पैसे देने की प्रक्रिया है, नीतीश कुमार ने अच्छी पहल की थी, लेकिन ये जमीन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इसके क्रियान्वयन में जो टीम लगी हुई है ना, उस टीम की ईमानदारी पर सब कुछ है। टीम कहीं ना कहीं कमजोर है और जिसके कारण ये योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं। जितनी योजनाएं बच्चे के लड़की के जन्म से लेके उनके ग्रेजुएशन करने तक, युवा होने तक का है, तो उस सब योजनाओं को लागू नहीं किया गया है अच्छे ढंग से। इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। मुझे लगता है कि बिहार में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको सारी योजनाएं जो लड़की का है वो सारी योजनाओं का लाभ मिला हो। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है। और सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष ध्यान रखे। ये टीम बना करके जिस तरह से, जैसे कल्याण विभाग की बात करें, पहले भी छात्रवृत्ति योजनाएं थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी धांधली हुआ करता था।
साइकिल योजना बनाई गई, उसमें भी बहुत सारी धांधली। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल लेवल पर भी होता है, जहाँ पर बच्चों के गलत नाम, एड्रेस और अकाउंट नंबर डाल करके उसका पैसा निकासी किया। क्या ये भी मामला हो सकता है क्या आलोक जी? नहीं, ऐसा मामला तो अब नहीं है। पहले था कि पहले लोग पैसा ले लेते थे या निकाल लेते थे। अब तो जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनसे उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर स्कूल ले लिया करती है, यानी केवाईसी अपडेट हो जाता है। बिल्कुल, केवाईसी अपडेट हो जाता है और जो अकाउंट नंबर, जो डिटेल्स उन बच्चे के द्वारा दिया जाता है, उन्हीं अकाउंट पे सरकार डायरेक्ट डीबीटीएल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उनको पहुंचा देती है। तो इसमें जो गोरख धंधा हो रहा है, जैसे अधिकारी हैं वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, पटेल जी ने अभी जो कहा, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिली होगी, उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा होगा। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा है तो सरकार को इसमें सुधार करनी चाहिए, सरकार को सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए ताकि आम बिहारी को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। हम अक्सर देखते हैं कि जो योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं, नल जल योजना की बात करें, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी जो घर घर तक पहुंचाई गया। इसमें नीतीश कुमार ने फंड भी आवंटित किया, काम भी शुरू हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका हकीकत कुछ और हो जाता है। एक और योजना की हम बात करें, इंदिरा आवास योजना। आज हर पंचायत में ऐसे लोगों के पास इंदिरा आवास योजना पहुंचा है जिनका पहले से घर है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंचा। और इसका मूल कारण ये हो जाता है कि बैंकों द्वारा मोटी रकम का जो घूस होता है, रिश्वत होता है, कमीशन होता है, वो मांगा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे लोग से? जी बिल्कुल, हम लोगों को भी सुनने में आता है, बराबर पेपर में देखने को आता है कि बैंक के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा घूस मांगा जाता है। सरकार के तरफ से भी आता है कि जो लोग घूस मांगते हैं उनकी जानकारी दी जाए। उसमें जो लोग जानकारी देते हैं, बहुत सारे घूस लेने वाले लोग पकड़ाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्वतखोरी का जो मार्केट है ना, बहुत बड़ा है और उस पर सरकार को कार्रवाई लगातार करनी चाहिए। सरकार को ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना चाहिए जिससे जो जिनको लोन मिलना चाहिए या जिस लायक है उनके एक अप्लाई का कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे उनको ऑनलाइन ही, जब आज के समय में ऑनलाइन का दुनिया है, तो ऑनलाइन ही उनको अप्लाई करके ऑनलाइन ही उनके लोन को सैंक्शन होना चाहिए ताकि बैंक का चक्कर खत्म हो। कोई ऐसा रेगुलेटर बनना चाहिए जहां से ही उनका लोन सैंक्शन कर दिया जाए तो फिर बैंक आसानी से उनको लोन दे दे। वहीं से एक ही जगह उनका पेपर का जांच हो। जब एक बार पेपर का जांच होता है, उनका लोन अप्रूव किया जाता है, फिर उसका बैंक में आता है, बैंक फिर उस पेपर को वेरिफिकेशन कराता है। तो एक पेपर को 2 जगह वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता मुझे लगती है कि है। पटेल जी, क्या अधिकारियों में सरकार की डर खत्म हो गई है? योजनाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी दोषी हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों में सरकार की डर खत्म हो गई है? सरकार का डर तो अधिकारी में है ही नहीं, इसलिए कि सरकार में अफसर जो है सरकार पे हावी। नीतीश सरकार में अफसरशाही कायम है, अफसर डरता कहाँ है इनसे, इसलिए कि अफसर को अपनी पोस्टिंग के लिए एक मोटी रकम चुकाना पड़ता है। थाने की पोस्टिंग में भी मोटी रकम, जिला की पोस्टिंग में भी मोटी रकम, हर जगह जब पैसा दे के आएगा तो अपना मर्जी से करेगा काम, इनका मर्जी तो सुनेगा नहीं, इसलिए वो दे चुका है। इनको मुरली अधिकार नहीं है पूछने का कि तुम इस तरह गड़बड़ी क्यों कर रहे हो। जब रिश्वतखोरी से उसकी पोस्टिंग हुई है, रिश्वत लेने के बाद पोस्टिंग हुआ है, तो क्या करेगा? तो मनमाना करेगा। जितना दिया है उसका 10 गुना पहले उसलेगा, उसके बाद में जनता का काम करेगा। तो इसका क्या निदान क्या होना चाहिए कि योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच पाए? इस पर क्या कहना चाहेंगे पटेल जी? इस पर जमीनी स्तर पर तभी होगा जब अधिकारी का भी नियत साफ होगा और सरकार का भी नियत साफ होगा। सरकार भी अधिकारी से पोस्टिंग में पैसा नहीं ले, तभी जाकर के होगा। ईमानदारी जब तक नहीं बनेगा तब तक ये चलता रहेगा और ये इनके बस में नहीं है कि रोक पाएंगे नीतीश जी।
इस पर एक मॉनिटरिंग टीम का निर्माण होना चाहिए। जो योजनाएं चल रही है उस मॉनिटरिंग टीम में कुछ ऐसे लोग को रखा जाए जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, जो इसकी मॉनिटरिंग कर सके कि योजनाएं जमीनी स्तर तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर पटेल जी हैं और आलोक आजाद जी भी हैं। तो हम लगातार चर्चाओं में बने रहेंगे। आप देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। और अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले, और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का इस शो में आने के लिए, और हम चर्चा और भी करते रहेंगे। नमस्कार।